any tips that you have for the aspirants who are going to give this prelims का exam? This is a small story. एक बार एक लड़की थी जो दो बिल्डिंग्स के बीच में रोप बांध के उन पे चला करती थी, तो उसका डेली का जॉब था। तो एक बार बिल्डिंग्स की हाइट थोड़ी ज्यादा थी, तो किसी ने सजेस्ट कर दिया अच्छे से प्रिपेयर कर लो। वो एक दिन पहले चली गई, बिल्डिंग के ऊपर खड़ी हुई, ऊपर से नीचे देखा तो सब कुछ छोटा छोटा नजर आया, छोटी छोटी गाड़ियां, छोटे छोटे लोग। अब अगले दिन जब वो परफॉर्म कर रही थी, तो बिल्कुल जब रोप के सेंटर में पहुंच गई, तो उसको पिछली शाम वाला सीन याद आ गया। शी लॉस्ट हर बैलेंस एंड डाइड। कई बार ओवर प्रिपरेशन जो है वो भी आपके फेलियर का कारण बनती है। जो डर रही है टफनेस ऑफ एग्जाम से, तो एग्जाम टफ होगा तो सबके लिए होगा। जितना डिग्री ऑफ टफनेस बढ़ेगा उतना मेरिट जो है वो लो आ जाएगा। आज है हमारे साथ अनुराग सर फ्रॉम द्रोणाचार्य IAS Academy, which is one of the leading IAS institute in the region. Welcome, sir. Thank you. So, sir, prelims are just around the corner. तो बच्चों की क्या हालत है? कैसे हैं बच्चे? काम, कंपोज या पूरी भगदड़ मची हुई है कि हाय प्रीलिम्स आ गए? रश्मि, ऐसा है कि थोड़ी बहुत भगदड़ इज नेचुरल, होनी भी चाहिए। दैट इज नेचुरल। अगर भगदड़ है, थोड़ा बहुत फियर है, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं बच्चे सीरियस भी हैं। ट्रू। बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जिनको आज भी कोई टेंशन नहीं है, तो उनको हम सीरियस कैंडिडेट कैसे कहें? ट्रू। थोड़ा सा डर जरूरी है। बिल्कुल। सर, ब्रिंग्स मी टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। जो ये डर है, इसको मैनेज करना बहुत इम्पोर्टेंट है। यस। सो एनी टिप्स दैट यू हैव फॉर द एस्पिरेंट्स हु आर गोइंग टू गिव दिस प्रीलिम्स का एग्जाम? हाँ, ये बहुत जरूरी है कि सबसे पहले समझना होगा कि मेरा डर किस वजह से है। ओके। डर की भी अलग अलग वजह है। इस पीरियड में आके डर की भी अलग अलग वजह है। ओके। बेसिकली मैं इसको 4 टाइप्स में कैटेगराइज कर सकता हूँ। ओके। कुछ बच्चों का जो डर है वो फियर ऑफ फेलियर है। हाय, अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा? वो इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि दिस एग्जाम नेवर लेट्स यू फेल इन लाइफ। हम तो यहाँ तक कहते हैं, पहले भी हमारी बात हुई है कि हर बच्चे को इसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए। क्योंकि इतना GS पढ़ा लिखा बच्चा जो है वो अपने लिए लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा कर ही लेगा। तो ये डर बिल्कुल सही नहीं है कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा। हाँ। तो इसको छोड़ देना चाहिए। सेकंड जो कैटेगरी ऑफ फियर है, दैट इज फाउंड इन स्पेशली इन गर्ल्स। हाँ। उनको लगता है कि हमारे पास लिमिटेड टाइम है, इसके बाद हमारी शादी हो जाएगी, शादी के बाद हम कैसे पढ़ाई करेंगे। तो मैं इसके लिए सिंपली उनको कहता हूँ कि आपकी शादी होगी, बंदर से तो नहीं होगी। ट्रू। पढ़े लिखे लड़के के साथ होगी, बंदर से नहीं होगी कि आपकी किताबें फाड़ेगा। तो जिससे भी होगी आप उससे बात कर सकते हो कि मैंने इसके बारे में तैयारी कर रखी है, अटेम्प्ट्स दे रखे हैं, इतने साल इन्वेस्ट कर चुकी हूँ। हाँ, यस, आगे अटेम्प्ट्स बचे हुए हैं तो मुझे अलाउ किया जाए। तो एक बार सिलेबस कंप्लीट करने के बाद किसी भी चीज के साथ आप प्रिपरेशन को मैनेज कर सकते हैं। ओके। तो हजारों लड़कियां ऐसी हैं जिन्होंने आफ्टर मैरिज क्लियर करा है। तीसरी टाइप जो है वो ऐसी है जो डर रही है टफनेस ऑफ एग्जाम से। हाँ, कि बहुत टफ एग्जाम आएगा, हम इसको कैसे मैनेज करेंगे। तो इसमें ना क्या है कि देखो, कई बार ओवर प्रिपरेशन जो है वो भी आपके फेलियर का कारण बनती है। दिस अ स्मॉल स्टोरी। एक बार एक लड़की थी जो दो बिल्डिंग्स के बीच में रोप बांध के उन पे चला करती थी, तो उसका डेली का जॉब था। तो एक बार बिल्डिंग्स की हाइट थोड़ी ज्यादा थी, तो किसी ने सजेस्ट कर दिया अच्छे से प्रिपेयर कर लो। वो एक दिन पहले चली गई, बिल्डिंग के ऊपर खड़ी हो गई, ऊपर से नीचे देखा तो सब कुछ छोटा छोटा नजर आया, छोटी छोटी गाड़ियां, छोटे छोटे लोग। अब अगले दिन जब वो परफॉर्म कर रही थी, तो बिल्कुल जब रोप के सेंटर में पहुंच गई, तो उसको पिछली शाम वाला सीन याद आ गया। शी लॉस्ट हर बैलेंस एंड डाइड। ओके। तो एग्जाम टफ होगा तो सबके लिए होगा। जितना डिग्री ऑफ टफनेस बढ़ेगा उतना मेरिट जो है वो लो आ जाएगी। लास्ट टाइम क्या मेरिट हमने देखा, 37%, 75 आउट ऑफ 200। तो इसकी भी घबराहट जो है छोड़ देनी चाहिए। अगर आप अच्छे से पढ़े हैं 1 साल तक और एग्जाम को अटेम्प्ट करते हुए आपको लगता है कि ये क्वेश्चन मेरे लिए बहुत टफ है, तो ये समझ लो कि तकरीबन सबके लिए टफ होगा। चौथी टाइप जो है, वो लोग डर रहे हैं कि मेरा साल खराब हो गया या मेरे 2 साल खराब हो गए। देखो, जैसा मैंने पहले ही कहा कि इस एग्जाम की प्रिपरेशन तो हर बच्चे को करनी चाहिए। यही तो आपका असली इंटेलेक्चुअल लेवल बनाता है, आपकी डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग बनाता है।
यही दो चीजें आपको आगे हेल्प करती हैं कंपटीशन को हर फील्ड में आउटशाइन करने में। आप कहीं भी जाएंगे, आप प्राइवेट सेक्टर में भी जाएंगे तो भी आप कंपटीशन को आउटशाइन कर देंगे। तो कुछ साल के बाद साल कहाँ मैटर करते हैं। तो कोई बोले आपकी एज कितनी है, 40-45 साल, लोग एक 60-70 साल के अंकल आ गए, बताने में ही 5 साल का 10 साल का फर्क पड़ रहा है। तो इसके बारे में इतने कॉन्शियस होके डरने की जरूरत नहीं है। जिनका लास्ट चांस भी है वो भी बिल्कुल ना डरे। मैं कहता हूँ आप, भगवान ना करे अगर ऐसा होता है, भगवान ना करे कि आपका क्लियर ना हो, आपका हो जाए, नहीं होता तो आप मेरे पास आ जाइएगा, मिलजुल के हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। That's so nice. So brings me to the next question. Fear manage हो गया, अब टाइम कैसे मैनेज करना है? Yes, that is very important. 24 hours हैं, उसमें आपने कैसे, how should one go about to manage the whole day? Exactly. अब बहुत कम दिन बचे हुए हैं प्रीलिम्स के लिए, तो मैं टाइम मैनेजमेंट को किसी और तरीके से बच्चों को बताता हूँ। Instead of focusing more upon time management, मैं concentrate on mind management. माइंड ही है जो आपका टाइम वेस्ट करवाता है। माइंड कंट्रोल में नहीं है, इसीलिए रील्स देखते हो, इसीलिए वी कीप ऑन वॉचिंग ऑल दैट क्लटर। ट्रू। तो अब एक तो ये सब छोड़ना पड़ेगा, सोशल मीडिया तो बिल्कुल टोटल संन्यास, सुनना ठीक है, कोई भी चीज जो टाइम वेस्ट कर रही है टोटल संन्यास। तो साथ साथ में जितने भी आवर्स हैं, जितने भी आवर्स पढ़ते हो, पहले 4 टाइप्स ऑफ फियर की बात करी, अब हम फिर से 4 रूल को ले रहे हैं। अच्छा। दिन को सेल्फ स्टडी के आवर्स को 4 हिस्सों में बांट लो। ओके। एक हिस्सा, सबसे बड़ा हिस्सा जो है, उन सब्जेक्ट्स को दो जो आपको स्कैरी लगते हैं। अच्छा, जिनसे बहुत डर लगता है, जो आपको डराते हैं। ठीक है। ये मेरी विकेट गिराएंगे, ठीक है, उनको टाइम दो। अच्छा, माइंड को पता होता है मैं कौन से टॉपिक्स में कमजोर हूँ, ट्रू, उसकी बात सुनो और एक हिस्सा उसी को डेडिकेट कर दो। ठीक है। दूसरा, जिधर आप कंफर्टेबल फील करते हो कि ये सब्जेक्ट्स तो मेरे बड़े अच्छे हैं, ये तो मेरा ऑप्शनल है, इसमें तो मेरे को कोई चिंता नहीं है, चिंता ही नहीं है, उसको भी जरूर पढ़ लो, लाइटली मत लो। टाइम चाहे थोड़ा दे दो, लेकिन दो जरूर। मौके पे कई बार चीजें याद नहीं आती है। तीसरा हिस्सा करंट अफेयर्स को दो। अच्छा। पिछले 1 साल के करंट अफेयर्स। अच्छा, ये भी बहुत लोगों की मतलब ये क्वेश्चन है कि करंट अफेयर्स, क्योंकि लोग कहते हैं कि बहुत साल पहले के क्वेश्चंस, कोई न्यूज़ का क्वेश्चन भी आया हुआ है। हाँ, हो जाता है, लेकिन वो कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। आप बहुत साल पहले के तो जाके नहीं कर सकते हैं। ट्रू। वो कैसे होता है कि आप अब से पीछे की तरफ पढ़ें। ठीक है। 1 साल के करंट अफेयर्स अब से पीछे की तरफ, जैसे अप्रैल 24, देन मार्च 2024, फेब 24, जैन 24, दिसंबर 23, पीछे की तरफ चले। ठीक है। ज्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स प्रीलिम्स के लिए वो है जो मेंस और प्री के बीच के पीरियड में आए हैं। ओके। लेकिन फिर भी 1 साल आप कवर करें। वो जो बात आप कर रहे हैं कि 3 साल पुराना करंट आ गया, 4 साल पुराना आ गया, देखिए वो ऐसा है कि इंसिडेंट बेशक 4 साल पहले हुआ था। आपको एग्जांपल दे सकते हो उसकी? दे सकता हूँ। जैसे 2023 में देयर वाज अ क्वेश्चन अपॉन नागोर्नो कराबाख कॉन्फ्लिक्ट। एक ऑप्शन में ये आया हुआ था। ठीक है। तो नागोर्नो कराबाख कॉन्फ्लिक्ट जो है वो 2020 में हुई थी, अजरबैजान और अर्मीनिया के बीच में जी। बट ऐसा नहीं है कि वो इशू आज खत्म हो गया है, इशू तो आज भी अलाइव है वर्ल्ड में। ट्रू। यूक्रेन रशिया वॉर बिल्कुल कुछ साल पहले शुरू हुई थी, लेकिन आज भी चल रही है। बिल्कुल। गाजा इजराइल वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि वो मेंस के बाद शुरू हुआ है। अच्छा। 7 अक्टूबर को वो अटैक हुआ था। तो ऐसे है कुछ इश्यूज। इंसिडेंट बेशक पहले हो गया, इश्यूज आज भी बर्निंग इश्यूज है। ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट का चौथा हिस्सा जो है, जो कि लगभग 2 घंटे का होना चाहिए करंट अफेयर्स के बाद, वो आप सीसेट को दें। ओके। डेली प्रैक्टिस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सीसेट की मतलब डेली प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। दैट इज इंपॉर्टेंट। सीसेट इज एंटायरली प्रैक्टिस बेस्ड। उसमें आप ये नहीं कह सकते हो कि मेरे पास कोई सेट फार्मूलाज है, मैं उनसे ही निकल जाऊंगा। दैट इज you have to practice about it. क्या क्वालिटीज, जैसे आपने बोला कि रोज एक चीज की प्रैक्टिस करनी है, ऐसी कुछ क्वालिटीज हैं जो आप बिल्कुल लाइक कैन डिफाइन दीज आर द क्वालिटीज दैट अ स्टूडेंट शुड हैव टू क्लियर देयर प्रीलिम्स, कि ये तो चाहिए ही चाहिए? रश्मि, ऐसा है कि प्रीलिम्स कोई लाइफ से बहुत अलग चीज नहीं है। ओके। जो क्वालिटीज आपको अच्छी लाइफ जीने के लिए चाहिए या लाइफ में कोई भी गुड डिसीजन मेकिंग करने के लिए चाहिए, वही आपको प्रीलिम्स का एग्जाम अटेम्प्ट करने के लिए भी चाहिए। यहाँ भी फिर 4 क्वालिटीज हैं। अगेन 4 रूल। आज सब 4 का रूल चल रहा है। सारे चौके पड़ रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ भी 4 क्वालिटीज हैं। फर्स्ट इज बैलेंस ऑफ माइंड। ओके। सेकंड इज मेमोरी।
आपने जो पढ़ रखा है, कितना उसको याद है, बहुत कुछ याद होगा लेकिन बहुत कुछ भूलेगा भी। ट्रू। थर्ड इज प्रोसेसिंग, माइंड कितनी जल्दी उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और आपको आंसर तक ले जाता है। ओके, ये बहुत जरूरी है। क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट फॉर्मेट में नहीं आते हैं, थोड़ा सा घुमा के डाले जाते हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल वो आपसे पूछ सकता है कि एक ऑप्शन ऐसा हो सकता है हिस्ट्री में कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो सुबह जल्दी उठ के काम करने में विश्वास करते थे, दे वर अर्ली राइजर्स। किसी बुक ने डायरेक्टली नहीं लिखा हुआ, फिर आपको सोचना पड़ता है मैंने इसके बारे में क्या पढ़ा है। देन यू कम टू नो कि मैंने पढ़ा था इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो लोअर टाउन बनता था वो ईस्ट की तरफ बनता था, अपर टाउन वेस्ट की तरफ, सो दैट सनराइज होते ही लोगों को सनलाइट मिलना शुरू हो जाए और वो अपना काम शुरू कर ले। ऐसे आप डिड्यूस करते हो आंसर्स को, जो भी इंफॉर्मेशन आपको पता है वहां से। तो इसे प्रोसेसिंग कहते हैं। जितना बोला जाता है कि आप एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करें, आप नोट लिखें हर टॉपिक पढ़ने के बाद, ये सब चीजें जो है वो आपका काइंड ऑफ प्रोसेसिंग को फास्ट करने के लिए ही है। एमसीक्यूज को देखते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हैं, तो आपको पता चलता है डिग्री ऑफ टफनेस कैसा है, तो आप पैनिक नहीं होते, आप बैलेंस ऑफ माइंड आपका खराब नहीं होता। तो बैलेंस ऑफ माइंड से आप आई थिंक थोड़ा कॉन्फिडेंट भी रहते हैं, कॉन्फिडेंट रहते हैं। जब कॉन्फिडेंट है बैलेंस ऑफ माइंड तभी बचा रहेगा। ट्रू। तो फोर्थ थिंग इज कॉमन सेंस। कॉमन सेंस इज मस्ट। कॉमन सेंस तो वो देखिए कुछ ऑप्शंस खुद बोल रही होती हैं कि मैं तो गलत ही हूँ, मैं तो ठीक हो ही नहीं सकती, उसमें भी फंस जाते हैं। लोगों को लगता है मैंने इसके बारे में कुछ पढ़ा नहीं। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन आया, according to Hyun Sang, during Harshavardhan's period, theft, robbery, deceit was completely absent in the society. अब मुझे बताओ कभी भी ऐसा दौर आया हो सकता है जब ये चीजें completely absent? चलो जिसने पढ़ा है उसको तो पता होगा कि लिखने वाले के खुद के साथ ही लूट हो गई थी, लेकिन जिसने नहीं ये चीज पढ़ी वो कॉमन सेंस लगाएगा यार कंप्लीटली एब्सेंट, तो मुश्किल है। तो ये ऑप्शन मेरे को थोड़ी गलत लग रही है। तो मतलब कॉमन सेंस की बहुत जरूरत होती है, कॉमन सेंस की यस डेफिनेटली हर चीज में जरूरत है, प्रीलिम्स में भी तो जरूरत होगी ही इसकी। तो ये फिर से हमारा 4 रूल हो गया। प्रीलिम्स बहुत ही बदनाम है, लाइक बहुत बदनाम एग्जाम है। अगर आप लोगों से बात करो तो ये कहते हैं यार प्रीलिम्स एक ऐसा पेपर है जिसमें बहुत लोग ओवर अटेम्प्ट करते हैं कि कि अब वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है कि कुछ तो करके आते हैं यार, कुछ तो, एंड उससे बहुत नेगेटिव मार्किंग होती है एंड यू लूज अ लॉट ऑफ मार्क्स। यस, है ना। तो मतलब ये बदनामी सही है प्रीलिम्स की, एंड हाउ शुड वन, कि ये तो बहुत मतलब इम्पोर्टेंट है किसी को समझाना कि भाई नहीं आता तो मत करो। तो ये मतलब कैसे कोई समझे। हाँ, तो इसमें सबसे पहले ये समझना, इसमें भी कोई 4 का रूल बता दो। 4 का रूल बता ठीक है, इसमें भी चौका मारना पड़ेगा। ठीक है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि किस अटेम्प्ट को हम ओवर अटेम्प्ट कहें। ओके। किस क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन करना जो है वो ओवर अटेम्प्ट है। बच्चा क्या है, एक प्री कंसीव्ड नोशन बनाना चाहता है, एक प्री कंसीव्ड आइडिया बनाना चाहता है कि 80 क्वेश्चन कर रहे हैं, 85 करने हैं या 100 के 100 करने हैं। अच्छा। जीएस में तो इसमें ये समझना होगा कि 4 टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं। फिर से आ गया चौका। ओके। 4 टाइप्स के क्वेश्चन है, 4 कैटेगरीज के। एक वो जिनमें आपको श्योर शॉर्ट आंसर पता है, ओके, दिस इज द आंसर, ठीक है। 4th क्वेश्चन का आंसर डी है, आई एम श्योर। पूरा क्वेश्चन पढ़ने से पहले ही माइंड में आना शुरू हो जाता है शायद दिस इज द आंसर। ये लगभग 25-30 क्वेश्चंस होंगे। ओके। इससे ज्यादा जो आपको नहीं होंगे, पक्का पता है कि पक्का पता है, आप श्योर है। ठीक है। अब इनको सही मार्क कर देना है अच्छे से। ये नहीं कि मेरे को आता तो था लेकिन मेरे से गलत गोला गलत लग गया। that is going to prove nothing, that should not happen। दूसरी कैटेगरी है 50-50। ओके, जिसमें आप 2 ऑप्शंस एलिमिनेट हो गई, ये 2 ऑप्शंस आंसर नहीं है, बट इन 2 में से एक है। कौन सी है? यू आर कंफ्यूज्ड। ये ज्यादातर वही होगा जिधर आपको एग्जामिनर ने गूगली डाली है, आपको आंसर डिड्यूस कर रहा है, जिसका एग्जांपल मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। हाँ, ट्रू। वो इंडस वैली वाले क्वेश्चन। तो वहां पे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस एक अच्छे पढ़े लिखे कैंडिडेट्स के लिए जिसने मेहनत करी है उसके लिए ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफी बड़ा होगा। ओके। हो सकता है जैसे हमने पहले 30 का, हो सकता है ये
50 के आसपास ये क्वेश्चंस हो। ओके। तो यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, जैसे भी डिड्यूस करें, जहां भी पहुंचे, कोई भी नॉलेज यूज करें, जो भी उसके बारे में पढ़ा है मेहनत करने की कोशिश करें। फर्स्ट रिड्यूस इट टू 2, देन रिड्यूस इट टू द आंसर। इसको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, ये पहले दोनों को अटेम्प्ट करना है अच्छे से। ये दोनों को अटेम्प्ट करना है। ठीक है। इसके बाद ओवर अटेम्प्ट शुरू होती है। इसके बाद तीसरी टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिनमें आप एक ऑप्शन एलिमिनेटेड है, ये तो आंसर नहीं है, डेफिनेटली नहीं हो सकता ये। यस, 3 में से कोई एक है। ओके। एंड चांसेस ऑफ गेटिंग करेक्ट आंसर आर अबाउट 33%। पिछली कैटेगरी में 50% थे, तो रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी भी कहता है कि जिधर काम होने के 50% या उससे ज्यादा चांस है तो उसको कर दो। 33% वाला है तो इसको रख लो कि तेरे को बाद में देखता हूँ। ठीक है, छोड़ दो अभी के लिए, तेरे को बाद में देखता हूँ, तेरा क्या करना है। एक 4th कैटेगरी होती है, पता ही नहीं है पता ही नहीं, ना तो क्वेश्चन समझ में आया, ना 4 ऑप्शंस में से कोई ऑप्शन समझ में आया, ये है काला अक्षर भैंस बराबर। ठीक है, उसका क्या करें? इसको बेटर है कि छोड़ ही दो। ठीक है। और अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा दिल कह रहा है, दिल कहता है, ये तो बहुत होता है कि मेरा दिल कर रहा है कि ये ए ही होगा, इंट्यूशन है, ये तो ए ही होगा, तो अगर ऐसे मान लीजिए 1-2 क्वेश्चंस में आप दिल की सुन सकते हो। अच्छा, वो कर सकते हैं। 1-2 में सुन लो, 2-3 में सुन लो, लेकिन उसके बाद याद रखो कि दिल तो पागल है दिल तो पागल दिल तो बच्चा है जी, तो वो भी याद रखो। ठीक है। तो जैसे फुटबॉल का मैच होता है ना, 4 स्टेजेस, अब उसमें बना सकते हैं हम। पहला हो गया ड्रॉ, पोजीशन पे चल रहे हैं, फिर मुकाबले में चल रहे हैं, तो पहली 2 स्टेजेस तो वो है। तीसरा हो गया ड्रॉ परसिस्ट कर रहा है, सडन डेथ, तो यहाँ पे कुछ चांस लिया जा सकता है। फिर पेनल्टीज लगती हैं, तो याद रखिए पेनल्टीज 5 ही होती हैं जब तक वो ड्रॉ पोजीशन जो है वो कैरी ऑन ना करे। तो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस में ब्लाइंड गेसेस नहीं मारने हैं। ठीक है, डोंट अटेम्प्ट इट इफ यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, लाइक ट्राई नॉट टू अटेम्प्ट इट। दिल की सुननी है तो बहुत कम सुनो, ठीक है, 2-4 जगह सुन लो, दैट्स ऑल। बाकी एवरीवेयर योर आंसर शुड बी बैक्ड बाय स्ट्रांग रीजनिंग। ठीक है। सर, रीसेंट इयर्स में ना जो आंसर ढूंढने का एक तरीका लोग पहले यूज करते थे कि एलिमिनेशन मेथड यूज होता था, मतलब बहुत लोग यूज करते थे और उस पे बैंक भी करते थे। नाउ people are complaining that recently, there has been a change in the way prelims के questions आ रहे हैं and they're no longer able to use this method, and उसकी वजह से बहुत लोग बोलते हैं इसकी वजह से हमारे नंबर नहीं आ रहे। देखो, यूपीएससी इज वेरी इनोवेटिव। ओके। जो पिछले साल हुआ है, मुझे पता है आप उसकी तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं कि नई तरह से ऑप्शंस को डाला गया। आउट ऑफ दीज 1 is correct, 2 are correct, more than 2 are correct, तो वो एक नई तरह का टाइप था क्वेश्चंस को डालने का। वो एलिमिनेशन मेथड जैसा आपने कहा, एलिमिनेशन मेथड ठीक है, उसका कम हुआ है असर। पहले क्या होता था ना, 4 ऑप्शंस दिए, हमें एक पता होती थी बिल्कुल, और वो इनमें से कौन सा करेक्ट है फॉर कोल बर्निंग करने होने से इनमें से कौन सा जो है वो एमिट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, सल्फर डाइऑक्साइड। अब मैं साइंस का टीचर नहीं हूँ, वैसे मैं साइंस की एग्जांपल ले रहा हूँ। आई टीच हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, मैं ये पढ़ाता हूँ, लेकिन एग्जांपल साइंस का ले रहा हूँ। थोड़ी सी गुस्ताखी कर रहा हूँ, तो अब मेरे जैसे को पता है कि यार कोल इज एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, कोल जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलेगी, बाकी सल्फर डाइऑक्साइड, वाटर वेपर का मेरे को नहीं पता। तो मैं मेरे जैसा वो दिखता था कि यार कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ है ना, ऑप्शन ए इज उसमें 1 है और कहीं 1 नहीं है, बाकी तीनों एलिमिनेट हो गई, बाकी का दिस इज द आंसर। ये बहुत पहले होता था, पिछले 10 साल से ऐसा नहीं हो रहा था तकरीबन। अच्छा, पिछले 10 साल से क्या हो रहा था कि अगर आपको 1 पता है, 2 और 3 का आइडिया नहीं है, सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है, वाटर वेपर निकलता है, आपको नहीं पता है, तो वाटर वेपर भी चलो आइडिया लगा लिया, सल्फर डाइऑक्साइड नहीं पता, तो आप 1 के लिए श्योर हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड तो होती है, तो वो तो चारों ऑप्शंस में मिलेगा आपको। अच्छा वो चारों में मिलेगा। 1 इज कार्बन डाइऑक्साइड, तो ऑप्शन ए में भी 1 होगा, 2 में भी, 3 में भी, 4 में। कंफ्यूज हैं आप सल्फर डाइऑक्साइड को लेके? एक जगह वो होएगा, एक जगह नहीं होएगा। अच्छा, तो फिर से 50-50 वाला वो आ गया। तो इतना का एलिमिनेशन काम करता था। पिछली बार थोड़ा और कम हो गया, और आगे कुछ और भी हो सकता है। ये ना सोचें कि आगे कुछ नया मेथड नहीं आएगा, कुछ भी आ सकता है, बिकॉज यूपीएससी ऑल्दो इट स्टैंड्स फॉर Union Public Service Commission, but some people just because of these things they call it
unpredictable service commission also, okay, and ulta pulta service commission also. okay. तो be prepared about surprise factor, ये बच्चों को तैयार रहना पड़ेगा इसके बारे में. तो तैयारी से मुझे एक क्वेश्चन है कि प्रीलिम्स से 2 दिन पहले, इस बारी 16th को है प्रीलिम्स, 16 जून को. 16 जून. अब सोचो अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैंने पूरी तैयारी करी है, मैं पूरा आपसे पढ़ी हूँ, इंस्टीट्यूट से बढ़िया मस्त तैयारी कर ली, अब मैं 14 और 15 को जून को ऐसा क्या करूँ कि मेरा बढ़िया पेपर हो? देखो 14 को तो रिवाइज ही कर लेना. ठीक है. जो भी आपको लगता है कि अभी भी मेरी कमियां हैं, ठीक है, तो उनको अच्छे से रिवाइज 14 तक तो कर ही लो, कर ही लेना. ठीक है. 15 को भी कोई चीज हॉन्ट कर रही है ज्यादा ही, कोई टॉपिक दिमाग में घूमे जा रहा है, यार कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल मैंने सही से नहीं पढ़ा, उठा के पढ़ लो. अच्छा. आपके सामने बुक पड़ी है. ठीक है. और टेबल्स, चार्ट्स कुछ किताबों में गाइड्स में जो दिए गए हैं, उनसे गो थ्रू 14 को और 15 को हो जाना. ठीक है. काफी हेल्प कर देंगे वो. फिर 15 की शाम को ये सब बंद करके अच्छा सा कोई कॉमेडी सीरियल, लाइट सी मूवी देख सकते हैं, लाइट सा खाना खा सकते हैं. अच्छा. फिर आराम से सो जाना. अच्छा. और नींद ना आए तो? हाँ, ये होता है. ये तो बहुत होता होगा. ये होता है. और कुछ भी हम स्पेशल करने जा रहे हैं, लगता है नींद ही नहीं आती, वही घूमता रहता है. अब इस चीज के साथ फिर से एक फियर जुड़ा हुआ है. वो ये कि मेरे को तो नींद नहीं आई, अब तो मेरा पेपर खराब ही होने वाला है. क्यों? एवरीबडी इज टेलिंग एक दिन पहले अच्छे से सो के जाना, एक दिन पहले अच्छे से सो के जाना. अब यू आर टेलिंग मी 100 टाइम्स अच्छे से सो के जाना, अच्छे से सो के जाना, नींद आई नहीं तो अगले दिन मैं डरूंगा ही, ऑब्वियसली. कोई ऐसी डरने वाली, मैं उनको एड्रेस करूंगा स्पेशली यहाँ पे, कोई ऐसी डरने वाली बात नहीं है. माइंड इज वेरी पावरफुल, बॉडी इज वेरी पावरफुल. अगर अच्छे से नींद नहीं भी आई है तो भी नेक्स्ट डे माइंड और बॉडी इतनी एनर्जी जनरेट कर ही देंगे कि आप एग्जाम को अच्छा अटेम्प्ट कर दें. फिर भी कोशिश करो कि थोड़ा बहुत सो लेना ठीक से, टेंशन छोड़ दो. वो पहले क्वेश्चन का आंसर, व्हाई फियर इज देयर, व्हाई फियर, हाँ, है ना. तो अगर वो हवा छोड़ देंगे आप, तो आपको नींद भी अच्छे से आ जाएगी. ट्रू. सो एक और जो क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन तो नहीं, लोगों ने एक मजाक बनाया हुआ है कि ठीक है आईएएस का पेपर है, प्रीलिम्स दे रहे हैं, बट वो कहते हैं कि कई बार बहुत ही इररिलेवेंट क्वेश्चंस आते हैं. Irrelevant. हाँ, मतलब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, मतलब there's a, I don't know, there's a comedian also जिसने एक ये अपने सेट में ये करा है कि भाई मैं आईएएस की तैयारी कर रहा था और पेपर क्वेश्चन ऐसा है कि मैंने सोचा भाई ये क्या क्वेश्चन पूछ लिया. मुझे पता, मैं समझ गया वो क्वेश्चन. हाँ. देखिए वो इररिलेवेंट तो कभी हो नहीं सकता, ये तो मैं आपको एश्योर कर दूं कि दिस एग्जाम was about India, is about India, will be about India. दुनिया में कुछ भी हो जाए, हमने उसमें इंडिया का रेलेवेंस देखना है. ओके. तो इररिलेवेंट नहीं होगा क्वेश्चन. ओके. ठीक है. वो रेलेवेंट ही होगा इंडिया से, इंडिया के लिए जरूरी ही होगा. ओके. रही बात वो कॉमेडी वाली जो आप कर रहे हैं, देखिए वो एक बहुत ही अच्छे लेवल के आर्टिस्ट है जिन्होंने ये बात करी. वो इतने बड़े आर्टिस्ट है कि उनका बात करने के स्टाइल से लोगों ने उनकी कॉमेडी को भी सीरियसली ले लिया. वो भूल गए कि ये कॉमेडी कर रहे हैं, ये बहुत आला दर्जे के, अव्वल दर्जे के आर्टिस्ट हैं. बिल्कुल. उन्होंने बात करी थी कैमल की, खराई कैमल. 2016 में क्वेश्चन भी आया था. तो देखिए वो ठीक है, कॉमेडी के लिए ठीक है, लेकिन वो कैमल अगर तैर सकता है और वो सलाइन मैंग्रोव्स और सलाइन प्लांट्स को खा के सरवाइव कर सकता है, तो वो देश का एसेट है. True. वो कई तरीकों से यूज हो सकता है. खैर हमारा टॉपिक आज का वो नहीं है. तो वो देश के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना बंगाल टाइगर, बिल्कुल, जितना गिर लायन, जितना ताजमहल. हाँ, तो इन चीजों को समझना पड़ेगा कि वो ये सारी चीजें जो भी वहां पे पूछा जा रहा है वो हमारे भारत के एसेट्स हैं या इंडिया से रेलेवेंट है. ठीक है. With due respect to that comedy, all praises, मैंने भी सुना है. That's very enjoyable. It's a very famous set. Yeah, actually it is. So brings me to my last question. CSAT को कैसे अटेम्प्ट करा जाए? बहुत सारे लोगों को ये समझ नहीं आता कि इंग्लिश से शुरू करें या मैथ्स रीजनिंग से शुरू करें, कैसे करें? देखिए CSAT क्वालिफाइंग एग्जाम है, बट पिछले कुछ सालों से जो हम इसका लेवल ऑफ टफनेस देख रहे हैं वो थोड़ा इंक्रीज हुआ है. बहुत एक्चुअली. यस सर, आपके लिए थोड़ा है, बच्चों से पूछो बहुत ज्यादा. नहीं, मेरे लिए भी थोड़ा ज्यादा ही है, बिकॉज मैं CSAT में इतना कंफर्टेबल नहीं हूँ. लेकिन देखा जाए तो 33% लेना है, इतना मुश्किल भी नहीं है. ओके. हम अपने काम के क्वेश्चंस वहां से निकाल सकते हैं. ओके. CSAT में जो मैं बच्चों को बोलता हूँ,
2 तरह के क्वेश्चंस होते हैं जी। यहाँ 4 हट गया, 2 तरह के क्वेश्चंस होते हैं। हम 2 पे आ गए। ठीक है। तो 2 तरह के क्वेश्चंस क्या हैं? एक है क्लस्टर क्वेश्चंस, ओके, एक है लोन वोल्व्स, जो अकेले पड़े हुए हैं, आपने उसको सॉल्व किया, आपको आंसर मिल गया। ज्यादातर क्वांट के जो क्वेश्चंस होते हैं, क्वांटिटेटिव एबिलिटी के, वो लोन वोल्व्स होते हैं, ओके। और क्लस्टर आपको मिलते हैं तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, ठीक है, या आपको मिलते हैं रीजनिंग में। उसमें क्या है, आपने उसको अगर सॉल्व कर दिया, रीजनिंग की वो जो पजल है उसको सॉल्व कर दिया, तो नीचे 3-4 क्वेश्चन मिल जाते हैं आपको। तो हमें क्या करना चाहिए कि जब पहले एक तो कोई भी क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन है सीसेट में, कोई भी क्वेश्चन अनटच्ड नहीं रहना चाहिए, ओके। सारे 80 के 80 हमने टच करने हैं एक बार, ओके। पहले राउंड में लोन वोल्व्स को टारगेट कर लो, बाकियों से गो थ्रू होते रहो, ठीक है, और आपको एक आइडिया भी मिल जाएगा पेपर कैसा है, ठीक है। इसमें आपके 10-15 मिनट निकल जाएंगे, okay. लेकिन बट यू हैव सम गोलास टू मार्क ऑन योर OMR शीट। उसके बाद आप क्लस्टर को उठाओ, ठीक है। अच्छा, जितने लोन वोल्व मिले हैं उनमें कुछ ऐसे भी होंगे कि सॉल्व नहीं हुए, उनको वही तेरे को बाद में देखूंगा वाले कैटेगरी में डाल दो, ठीक है। अब क्लस्टर को उठाओ। कुछ लोग क्या करते हैं, उनका ये भी मानना है कि यार पहले क्लस्टर को उठाओ, जाते ही पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करो, क्योंकि आपका माइंड फ्रेश है, तो जाते ही आपको फ्रेश माइंड से सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करना चाहिए। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को थोड़ा ज्यादा कंसंट्रेशन चाहिए, मैं मानता हूँ, बिल्कुल। लेकिन अगर पहले ही रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करेंगे तो उसी टाइम आपको अपनी अटेंडेंस शीट भी साइन करनी है, लोग सेटल भी हो रहे हैं, आप थोड़ा बहुत डिस्टर्ब होंगे, ये मेरा मानना है, बाकी जिसको जैसे ठीक लगे। दूसरा, हम इंडियंस हैं, हमें इधर उधर देखने की आदत पड़ी होती है, बिल्कुल। हमने जाते ही रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन उठा लिया, जिसमें पूरा दिमाग लगाना है। यस, होती है इधर उधर देखने की। वो रेस्टोरेंट में खाना खाने भी जाते हैं तो एक बार तो देख ही लेते हैं दूसरी की टेबल पे क्या है। हाँ, बिल्कुल। तो अब हमने क्या करना है, 10 मिनट एक पैसेज को लगा दिए पढ़ने में, और जब दूसरे की शीट में थोड़ा सा ध्यान चला गया, उसने तो काफी सारे गोले मार दिए, हो सकता है वो ऐसे ही मार रहा हो, और घबराहट हो गई, घबराहट हमें होनी शुरू हो गई। हाँ, ये तो यार इसने तो इतने अटेम्प्ट कर दिए, मेरा तो अभी एक भी नहीं हुआ। अब क्या होगा, थोड़ी जल्दबाजी होगी, यू विल कम आउट ऑफ द क्रीज टू हिट द 4। ट्रू, बाउंड्री मारने के लिए क्रीज से बाहर आएंगे आप, यहाँ आपका स्टंप भी हो सकते हैं। नेगेटिव है ये मत भूलिए, नेगेटिव मार्किंग है, बिल्कुल। तो आप पहले लोन वोल्व्स को अटेम्प्ट करके बीच में क्लस्टर क्वेश्चंस पे आए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रीजनिंग के क्वेश्चंस, और उसमें भी मान लीजिए एक पैसेज के नीचे 3 क्वेश्चंस हैं, 2 आपने कर लिए, एक को लेके आप इमोशनल ना हो कि अब ये पैसेज तो मैंने पढ़ा ही है, या रीजनिंग का ये तो मैंने सॉल्व किया ही है सेट, तो इसको भी मैं यहीं से ढूंढ लूं। अगर वो नहीं आ रहा है तो मान के चलिए कि एक ऐसा ही डाला गया है कि आपको आसानी से इसका आंसर ना मिले। इससे अच्छा तो आप अगले पैसेज पे या अगले रीजनिंग सेट पे, अगले क्वेश्चन पे जंप कर जाइए, ओके। यहाँ पे आप उतने ही टाइम में 2 और अटेम्प्ट कर देंगे। ट्रू, टाइम मैनेजमेंट, किसी भी क्वेश्चन को आप 2 बार अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। 2 बार में आंसर मिल गया, इट्स ओके, नहीं तो जंप टू नेक्स्ट, ओके। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में तो थोड़ा सा देखिए, अपना अपना मानना है, वैसे टीचर्स कहते हैं कि पहले क्वेश्चंस मत पढ़ो, ठीक है, आइल्स वगैरह में बोलते होंगे, लेकिन यहाँ मैं कहूँगा बच्चों को पहले क्वेश्चन देख ही लेना, ठीक है ना। तो 2 अटेम्प्ट करें आप, 2 बार कोशिश करें इसको सॉल्व करने की, हो गया वेल एंड गुड, नहीं तो जंप टू नेक्स्ट। तो ये सीसेट हम आई थिंक इसको ऐसे अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। आई एम प्रीटी श्योर ये कन्वर्सेशन सुनने के बाद प्रीलिम्स अटेम्प्ट करने वाले जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, दे विल हैव वेरी गुड इन्फॉर्मेशन, एंड आई होप सबका अच्छा जाए पेपर। ऑल द वेरी बेस्ट सर, आप भी। या थैंक यू सो मच रश्मि, एंड आई विश ऑल ऑफ यू वेरी गुड लक, एंड मे यू ऑल क्रैक द एग्जाम। जिसका नहीं भी होगा, डरना नहीं है, there is always a next chance, and you can go to him also. You can come to me also, and this exam is father of all the exams. यहाँ नहीं तो और कहीं, तू नहीं तो और सही, कोई और नहीं तो और सही। Thank you so much, all the best. Thank you sir.